हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज मैं ये जो वीडियो लेकर आया हूँ बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित। राजस्थान में राठौड़ वंश की 3 रियासतें थी। एक रियासत थी वो थी जोधपुर की, दूसरी थी बीकानेर और तीसरी थी किशनगढ़। तो अपन जो बात करेंगे वो करेंगे आज बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में। बीकानेर के राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे वो राव बीका थे। ऐसी कहानी मिलती है कि राव बीका और राव बीका के जो चाचा थे इनका नाम था कांदल। क्या नाम था? कांदल, यानी कि राव जोधा के भाई थे। बीका किसके पुत्र थे भाई? राव जोधा के पुत्र थे। जब राव जोधा जी का एक दरबार चल रहा था, इसमें राव बीका और कांदल आपस में कुछ बातें कर रहे थे। इन्हीं बातों के दौरान राव जोधा जी एक डायलॉग दे देते हैं कि क्या दोनों चाचा भतीजे मिलकर कोई रियासत बसाने का विचार कर रहे हो? तभी राव बीका जी के साथ एक कांदल उठते हैं और बोलते हैं कि अब तो एक रियासत बसा के ही रहेंगे। तो इस प्रकार की कहानी मिलते मिलते फिर कहते हैं कि बीकानेर रियासत की स्थापना हुई। तो क्या है आगे इसके बारे में पूरा देखो। मैं इसलिए लिख के लेके आया हूँ क्योंकि आपको अच्छी सावधानी मिले लिख लेने के लिए, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो बोलता जाऊँगा, फिर आप लिख नहीं पाओगे, वीडियो रोक रोक के आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं ये पूरी डिटेल लिख के लेके आया हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं बीकानेर का राठौड़ वंश। राठौड़ों के प्रभुत्व से पूर्व बीकानेर का क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या नाम था भाई? जांगल प्रदेश, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर वनस्पति रहित हो, जल नहीं हो, ठीक है, जंगल साफ हो, आकाश साफ हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? जंगल, यानी कि जंगल मान सकते हो। और इसी जंगल के कारण जो बीकानेर शासक थे इनकी उपाधि हुआ करती थी जांगलदर बादशाह, और इनके जो राजचिन्ह है इसमें भी लिखा हुआ था जय जांगलदर बादशाह। ठीक है, चलो। और मारवाड़ के उत्तर में स्थित कौन सा? बीकानेर। महाभारत काल में ये कुरु प्रदेश के अंतर्गत आता था, इसलिए इसको कुरु जांगला, और भद्र प्रदेश के पास इसलिए भद्र जांगला भी कहा जाता था। किसको? बीकानेर को। मारवाड़ के शासक राव जोधा के 6 रानियां और 17 पुत्र थे, जिसके दूसरे पुत्र राव बीका ने 1465 जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की क्या रखी भाई? नींव रखी, और 1461 में बीकानेर नगर की स्थापना की। देखो 2 फैक्ट मिलते हैं, तो 1465 इसमें बीकानेर रियासत की स्थापना, 1488 जिसमें बीकानेर नगर की स्थापना की गई। ठीक है। राव बीकानेर के राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। राव जोधा सबसे बड़ा पुत्र नींबा, इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद राव बीका स्वर्गवासी पुत्र जो कौन होता है वो होता है नींबा। नींबा के दूसरे बड़े पुत्र वो होते हैं भाई बीका। तो दूसरा बड़ा पुत्र कौन था? बीका हो जाता है। और राव बीका ने अपने प्रिय रानी जसमादे के प्रभाव में आकर किसको? सातल को क्या बना दिया भाई? यानी कि सातल देव को क्या बना दिया? जोधपुर उत्तराधिकारी। इसी से नाराज होकर करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने किसकी? जांगल प्रदेश में बीकानेर नगर की स्थापना की। कब की? 1465-66 में। बीका के बढ़ते प्रभाव को देखकर ऐसा कहते हैं कि राव जोधा जी पूछते हैं बीका को, भाई आपने कहीं जोधपुर तो आक्रमण नहीं करे? तब जोधा जी ने कहा कि भाई हम जोधपुर पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपको श्रेष्ठ मानेंगे, लेकिन आपके जो सत्र है, ढाल है, 18 हाथ की जो मूर्ति है नागणेशी माता की, उन सबको हमें, यानी कि राजकीय चिन्ह को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कहते हैं। तब राव बीका जी ने मना कर दिया कि हम बीकानेर पर आक्रमण, जोधपुर पर आक्रमण नहीं करेंगे, हमारी एक नई रियासत बजाएंगे जिसका नाम क्या होगा? बीकानेर। ठीक है, चलो ये आप देख सकते हो, ये कौन है? राव बीका। कौन है भाई? राव बीका, जिनका शासनकाल है 1465 से 1566 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं राव बीका के बारे में। राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1400 में जांगल प्रदेश को जीतकर बीकानेर राठौड़ वंश की स्थापना की। एक मान्यता के अनुसार ये भी माना जाता है कि जांगल प्रदेश में बीका, उनके साथ जो नेता थे वो थे जाट नेता नरा। इन्हीं के कारण किसका नाम पड़ा? बीकानेर। ये कौन? एक मान्यता है। इस अभियान में राव बीका ने करणी माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके छोटे बड़े कबीलों को जीता। इसी प्रकार राव बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना की। 1400 में बीकानेर शहर की स्थापना की, अपनी राजधानी को द्वितीय राठौड़ वंश की क्या प्रमुख केंद्र बनाया, और उनके पुत्र उसके बाद कौन बनता है भाई? नरा बनता है। कौन? नरा। बीका के 2 पुत्र, एक तो जिसका नाम था नरा और एक था लूणकरण, लेकिन नरा की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है, तो फिर शासक बनता है, वो बनता है कौन भाई? राव लूणकरण बनता है। ठीक है, इस राव लूणकरण ने तो जैसलमेर को भी पराजित किया था। किसको? जैसलमेर को। चलो आगे जो शासक है वो है लूणकर्ण। कलयुग का कर्ण कहा जाता है जिसे, वो लूणकर्ण। ठीक है, ये लूणकर्ण की तस्वीर देख लीजिए आप। अच्छे अच्छे नोट्स बना के लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, ये राव लूणकर्ण। नरा के देहांत के बाद 13 जनवरी 1505 को कौन बन जाता है? निसंतान इसकी मृत्यु होती है। किसकी? नरा की। तो लूणकर्ण शासक बन जाता है। इसी लूणकर्ण एक शक्तिशाली योद्धा, साहसी वीर था, जिसने लोदरवा साहिलवाड़ क्षेत्र को अपने अधीन किया। ठीक है,
उसके बाद इसका एक ग्रंथ है जिसका नाम है क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य। इसमें तो इसको कहा गया कर्ण, जबकि बीटू सुजा का ग्रंथ इसमें कहा गया कलयुग का कर्ण। यानी कि दो अलग अलग फैक्ट बनते हैं। एक तो क्या, क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य, ये किसने लिखा था, एक इतिहासकार थे जिसका नाम था जय सोम। क्या नाम था भाई, जय सोम। इस जय सोम ने तो लूणकर्ण को क्या कहा, वो कहा कर्ण का। किसने कहा, वो कहा क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य। जबकि बीटू सुजा ने क्या कहा, कलयुग का कर्ण। अलग अलग फैक्ट है, ध्यान रखना। 1520 में धोसा या कह सकते हो धोसी, कौन सा भाई, धोसी। इस धोसी के युद्ध में लूणकर्ण क्या हो जाती भाई, मृत्यु हो जाती। क्योंकि धोसी के युद्ध के जो एक शेख थे जिसका नाम था अब मीरा शेख, इसी शेख से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो होते भाई अपने कौन, राव लूणकर्ण। लूणकर्ण के बाद जो अगला पुत्र इनका नाम है वो है राव जयसी। राव जयसी भी एक बड़े प्रतापी शासक थे, ठीक है। इनके समय जो आक्रमण करता है वो कौन करता है, कामरान। आप सबको पता है हुमायूं के कितने भाई थे, 4 थे। कितने हुमायूं के भाई थे, वो थे 4। इन्हीं 4 भाइयों को हुमायूं ने अलग अलग क्षेत्र दिया था, जैसे कामरान, अस्करी को संबल दिया, हिंदाल है, ठीक है, हिंदाल को संबल। उसके साथ साथ इस कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया, कंधार और पंजाबड़ा दिया। इसलिए इसने जैसलमेर पर आक्रमण किया, लेकिन राव जयसिंह ने वापस इसको क्या कर देता है, पराजित करता है। बीटू सुजा द्वारा राव जयसिंह को संत किसने ग्रंथ लिखा, इसी ग्रंथ के बारे में किसकी जानकारी दी गई, इस कामरान युद्ध के बारे में दी गई। और खानवा युद्ध में राव जयसिंह ने कुंवर कल्याणमल को भेजा था। किसको, कुंवर कल्याण। क्योंकि ध्यान रखना 2 ही शासक है जिसने कुंवर को भेजा, एक तो थे राव जयसिंह जिसने कल्याणमल को भेजा, और दूसरे थे वो थे अपने जोधपुर के राव गंगा जिसने अपने पुत्र मालदेव को कहाँ पर भेजा था, युद्ध में भेजा था। कौन से युद्ध, खानवा युद्ध में भेजा था, ठीक है। इन्हीं के जो भाई थे जिसका नाम था मालदेव। क्या नाम था, मालदेव। क्योंकि राठौड़ वंश है तो राठौड़ वंश से समझ सकते हो। इसी मालदेव ने ऐसा कहते हैं कि इस राव जयसिंह पर एक बार कर दिया क्या, आक्रमण। और इसी आक्रमण के दौरान युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है पाएबा या साहिबा। इस युद्ध में लड़ते हुए किसकी मृत्यु हो जाती है भाई, राव जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात जो मालदेव ने अपने जो योग्य सेनापति थे जिसका नाम था कुंपा, इस कुंपा को क्या बना दिया जाता है, बीकानेर का शासक बना दिया जाता है। किसको भाई, इस कुंपा को शासक बना दिया जाता है। तो जो ये राव कल्याणमल था वो कल्याणमल कहाँ चला जाता है, शेरशाह सूरी के दरबार में चला जाता है। और इसी शेरशाह सूरी के दरबार के कारण ही वो वापस क्या बनता है, शेरशाह सूरी के कारण ही वो वापस शासक बनता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, वो करते हैं अपन कल्याणमल। 1544 से 1500, देखो ये पोइबा सोइबा का युद्ध होता है, वो होता है 1542, यानी कि 2 साल तक ये तैयारी करते हैं किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ। फिर मालदेव के मध्य युद्ध होता है, गिरी सुमेल के युद्ध। इसमें जैता और कुंपा क्या हो जाते हैं भाई, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ राव जयसिंह की, राव मालदेव की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इसके कारण इसको वापस क्या दे दिया जाता है, बीकानेर कल्याणमल को दे दिया जाता है। किसको, कल्याणमल को। तो कल्याणमल कब बनता है, 1544 में। ये भी इंपॉर्टेंट शासक अपने लिए बन जाता है। राव जयसिंह के पुत्र गिर सिमल युद्ध में शेरशाह सूरी की मदद करते हैं। इसमें शेरशाह सूरी राज्य का शासन किसको दे दिया, बीकानेर शासक कल्याणमल को सौंप दिया। किसको भाई, बीकानेर शासक कल्याण। बीकानेर पहले शासक में 1570 में अकबर के नागौर दरबार में जीता। देखो अकबर ने नागौर दरबार लगाया कब, 1570 में। ऐसा कहते हैं कि ये दरबार तो अकबर ने कहते हैं कि अकाल कार्यों के लिए लगाया था, लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो दूसरा था। क्यों, क्योंकि इसी उद्देश्य के तहत वो जानना चाहता था कि कौन सी रियासत उसके साथ है, कौन सी नहीं है। तो इसमें बीकानेर के राठौड़ के शासक आते हैं, वो आते कल्याणमल जिसने अधीनता स्वीकार की। उसी के साथ साथ जैसलमेर का आता है हर्राय भाटी, यानी कि हर्राज कह सकते हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक आता है, वो आता है राव सुरजनहाड़ा बूंदी से। और जोधपुर से आते हैं उदय सिंह, ठीक है। और उसी के साथ साथ अपन कह सकते हैं राव सुंदर सेन आते हैं भादराजून से, लेकिन राव सुंदर सेन यहाँ पर अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके ग्रीष्मकाल युद्ध के बाद इस कल्याणमल के 2 पुत्र थे। एक का नाम था पृथ्वीराज, जो कि बड़ा उच्च कोटि कवि था, जिसने वैली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा। और दूसरा पुत्र था इनका राय सिंह, जिसको जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया, ठीक है। इसको डिंगल का हेरंस भी कहा गया। कि इसको पृथ्वीराज किसने कहा, LP टेसीटर एक विज्ञात थे जिन्हें इटली से आए थे और सारण साहित्य पर राजस्थान में इन्होंने अच्छा कार्य किया था, ठीक है। आगे जो शासक बनते हैं वो है राय सिंह। देखो राय सिंह अपनी राजनीतिक उपलब्धियों के साथ साथ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, कविता के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि इस राय सिंह तो कोई भी जो फूलपति दी उस पर मुख्य कविताएं कर सकते, एकदम हाथों हाथ दे के कविता कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं कि बीकानेर में एक वृक्ष मिलता है जिसका नाम है फोग। क्या नाम है, फोग। इसी फोग को देखते थे कहाँ पर ये राय सिंह, वो देखते दक्षिण भारत में। जब सैनिक अभियान पर गए थे तो उन्होंने एक ऐसा कथन कहा था कि तू देसी रोकड़ो मैं परदेसी लोग, माने तो अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। यानी कि हम तो क्या है भाई, परदेसी, और तू तो एकदम देसी है।
और हमें तो अकबर ने भेजा, तू यहाँ पर क्यों आया है फौग। इस प्रकार की कविता भी कौन करता था, राय सिंह करता था। यानी राय सिंह अपने लिए इम्पोर्टेंट शासक बन जाता है। इनका कालक्रम भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखना इसका कालक्रम कौन सा है, राय सिंह का 1574 से 1612 का मध्य। 20 जुलाई 1541 का जन्म। पिता कौन थे, राव कल्याणमल। इनको कहा गया राजपुताने का कर्ण। और ये कौन कहता है भाई, वो कहते हैं मुंशी देवी प्रसाद कहते हैं। कौन कहते हैं भाई, मुंशी देवी प्रसाद। क्या कहते हैं, राजपुताने का कर्ण। नागौर दरबार 1572 में, ये जोधपुर के प्रशासक। उसके बाद अकबर मुगलों के साथ इनका घनिष्ठ संबंध, और हिंदू नरेशों में जयपुर के बाद बीकानेर शासकों के क्या हो जाते हैं, अच्छे संबंध हो जाते हैं। किसके साथ, मुगलों के साथ इनके अच्छे संबंध हो जाते हैं। फिर आगे वो है, राय सिंह ने 1572 में गुजरात में मिर्जाबंधुओं का दमन किया। 1574 में राव चंद्रसेन और देवड़ा सुल्तान को भी किसने पराजित किया था, वो मतलब इन्होंने युद्ध किए थे, वो किसने किए थे, राय सिंह ने। इनकी ये राय सिंह के युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। 1553 में खाने के साथ इन्होंने कंधार अभियान किया। 1513 ठट्टा अभियान किया दानियाल के दमन करने के लिए। और दानियाल कौन था, अकबर का क्या था भाई, ये अकबर कह सकते हो या कह सकते हो जहांगीर, ठीक है। अकबर का क्या था, पोता कह सकते हो, ठीक है। और 1513 में जूनागढ़ अभियान, और 1604 में शम्स। जूनागढ़ तो कब दिया, 1593 में, जबकि 1604 में दिया, वो दिया शमशाबाद। कौन सा, शमशाबाद। और नूरपुर की जागीर किसने दी थी, अकबर ने दी थी। किसको, राय सिंह को। और राय सिंह को 5000 मनसब और 5000 जवात किसने किए थे, ये किए थे जहांगीर ने। क्योंकि अकबर के दरबार में जो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी कि जो हिंदू शासक थे, वो तो थे मान सिंह, जबकि जहांगीर के दरबार में वो कौन थे, वो थे राय सिंह। इसी राय सिंह के देख रेख में इनका एक व्यक्ति था, मंत्री, जिसका नाम था करमचंद, जिसके 1589 से कब भाई, 1589 से 1594 के मध्य किसका निर्माण होता है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण था। किसका, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण होता है, ठीक है। जहाँ पर राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है, और ये बहुत ही अच्छी प्रशस्ति है। इसके बारे में जो अलग अलग जानकारी मिलती है, जैसे कि राय सिंह के बारे में, ठीक है, राय सिंह के अभियान के बारे में, राय सिंह के उच्च कोटि वर्ग के बारे में, ठीक है, बीका से राय सिंह कथा का इतिहास, इस प्रकार की जो ये डिटेल है वो अपन जब कभी पढ़ेंगे, कौन से इतिहास जानने की जरूरत, उसमें मैं बता दूंगा इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। फिर राय सिंह ने ग्रंथ लिखे, वो लिखे राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला पर भाष्य टीकाएं लिखी। राय सिंह लिखित अच्छे कविता लिखते रहे। और क्रमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य जो किसने लिखा, जय सोम ने लिखा। इसमें राय सिंह को क्या कहा गया भाई, राजेंद्र कहा गया। क्या, राजेंद्र। और कुछ विजित सत्रों को बड़े सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। और इनकी मृत्यु भी पूछी जा सकती है, वो कब हुई, 1612 बुरहानपुर में, ठीक है। कब हुई भाई, 1612 बुरहानपुर में। अगले शासक बनते हैं 1612-13 में, इनके साथ दलपत सिंह, लेकिन दलपत सिंह का अच्छा संबंध नहीं रहता है जहांगीर, इसलिए हटा दिए जाते हैं। और इन्हीं के भाई थे जिसका नाम था सुर सिंह, को आगे शासक बना दिया जाता। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इनके बारे में जानकारी है नहीं। फिर है आगे कर्ण सिंह, बहुत अच्छे शासक है, 1629 से 1639 के मध्य। ऐसा कहते हैं कि जब औरंगजेब ने अटक से कटक तक जब अभियान चलाया था, जिसमें सभी शासकों को मुस्लिम बनाना था, तो ऐसे कहते हैं कि अटक जो पंजाब में, पाकिस्तान में है, वहाँ पर इसे औरंगजेब ने एक अभियान चलाया कि सभी मुसलमान जो राजपूत शासक वहाँ पर बुलाया जाए और मुसलमानों बना दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर्ण सिंह थे, इन्होंने एक तरकीब लगाई थी। क्या तरकीब लगाई थी कि जो नदी थी उस नदी को पार करना पड़ता था, और इसी नदी को पार करने के दौरान इस राय सिंह ने क्या कर दिया, कहा कि सभी मुस्लिम आगे चलो, ठीक है, हम फिर पीछे आते हैं। तो ये मुस्लिम चले जाते हैं और वापस जहाज इनको लेने आती है, तो इन राय सिंह ने इस जहाज को तोड़ दिया। इसलिए सभी शासकों ने इनको एक उपाधि दी जिसका नाम है जय जांगलदर बादशाह। क्या, सर्वप्रथम जो उपाधि धारण की वो थी जय जांगलदर बादशाह इन्होंने, ठीक है। 1631 बीकानेर के सिंहासन पर बैठे। मोहम्मद मुगल शाहजहादों के अत्यधिक संघर्ष में इन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को यहाँ पर इन्होंने भेजा था। इन्होंने एक मतिरा की राड़ नामक युद्ध लड़ा, जो कब लड़ा, 1644 में करण सिंह और अमर सिंह के मध्य लड़ा, जिसमें अमर सिंह विजय हुए। कहाँ के थे ये, नागौर के थे, ठीक है। ऐसा कहते हैं अमर सिंह ने तो भरे दरबार में शाहजहाँ पर भी क्या सलाह दी थी, तलवार सलाह दी है, इनकी कटार सलाह दी थी, ठीक है। 1631 बीकानेर शासक ने 25 किलोमीटर दूर देश नौ करणी माता का मंदिर कराया, जो कि बीकानेर शहर से कितना दूर है, 25 किलोमीटर दूर है। कर्ण सिंह के समय दो रचना हुई, एक तो कल्पद्रुम और कर्णभूषण। किसने लिखा, गंगानंद मैथिली नामक व्यक्ति थे, इसने कौन सा लिखा, कल्पद्रुम और कल्पविराट, ठीक है। और बीकानेर के जो कुलदेवी, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। इनके आराध्य देवी पूछे तो करणी माता, कुलदेवी पूछे तो नागणीची माता, नगड़ा बाड़मेर में, ठीक है। चलो आगे शासक है वो है अनूप सिंह।
अनूप सिंह साहित्य के लिए अच्छा इनका योगदान रहा है। इन्होंने भी दक्षिण अभियान काफ़ी कुछ किया है। इनको एक उपाधि, एक तो माई भारती बोरे के महाराजा की, कौन सी, माई भारती बोर महाराजा की। बीकानेर चित्रकला का स्वर्णयुग और हस्तकला की जो शुरुआत मानी जाती है वो किसके, अनूप सिंह के काल में मानी जाती है। अनूप संग्रहालय का निर्माण किया। 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर का निर्माण करवाया। हेरम्ब गणित, यह ध्यान रखना, हेरम्ब गणित का मंदिर का निर्माण किसने कराया, हेरम्ब को ध्यान रखना, वो अनूप सिंह ने करवाया। 33 करोड़ देवी देवताओं के साल पूछे तो ध्यान रखना, वो साल है नहीं, साल कह सकते हो, बड़ा दरवाजा मारवाड़ी में कहते हैं हाल, ठीक है। इसी हाल में रखे हुए यानी कि साल में रखे हुए किसमें, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ठीक है, जोधपुर में। फिर आगे शासक बनते हैं, वो बनते हैं सूरज सिंह। सूरज सिंह ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और इन्होंने 1805 में किया। कब, 1805 में। और इसमें 5 माह तक घेरा रखते हैं, कितने, 5 माह तक विकेट घेरा रखते हैं। इसके बाद जीत लेते हैं और जीतने के बाद इसका नाम हनुमानगढ़ रख देते हैं, क्योंकि इसने किसको कब जीता, हनुमान जी के दिन यानी कि मंगलवार को जीता। यहाँ पर एक छोटा मंदिर भी स्थापित करते हैं। और कौन सा दुर्ग भाई, भटनेर दुर्ग, जहाँ पर भट्टी राजपूतों का शासन हुआ करता है, यानी कि 1805 सूरज सिंह ने जीता और इसका नाम क्या कर दिया, हनुमानगढ़। गंगानगर में सूरत शहर, कौन सा, सूरतगढ़ शहर और सुरसागर बीकानेर झील का निर्माण भी किसने कराया, इन्हीं सूरज सिंह ने करवाया, ठीक है। सूरज सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला बीकानेर का जो शासक था वो कौन था भाई, सूरज सिंह था। कौन, सूरज सिंह। चलो आगे बात करते हैं अपन सरदार सिंह। सरदार सिंह बारे में एक बहुत ज़्यादा मोस्ट डिटेल मिलती है, वो मिलती है कि भाई इन्होंने ऐसे शासक जिन्होंने राजस्थान में ही नहीं, 1857 क्रांति में राजस्थान में नहीं है बल्कि राजस्थान से बाहर जाकर पोंडलू हिसार गांव में किसकी मदद की, अंग्रेजों की मदद की थी। वो किसने की थी, सरदार सिंह। एकमात्र शासक, ध्यान रखना, जिसने बोंडलू गांव हिसार हरियाणा में जाकर किसकी मदद की भाई, अंग्रेजों की मदद की थी, ठीक है। कौन सी, 1857 क्रांति। आगे जो शासक आते हैं वो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट शासक, जिसका नाम है महाराजा गंगा सिंह। ये चित्र लिख लीजिए, महाराजा गंगा सिंह जैसे एक सैनिक वेशभूषा के रूप में है, इन्होंने सैनिक रूप में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है। एक प्रकार से देखें श्रवणीय विकास वाले कौन थे, सर्वांगीण विकास किसमें था, महाराजा गंगा सिंह में था। इनको पंडित नेहरू ने राजस्थान का भागीरथ कहा, क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने 1927 में यहाँ पर गंग नहर का निर्माण का प्रस्ताव किया, जिसके कौन थे इंजीनियर, वो थे कंवर सेन, ठीक है। कंवर सेन इंदिरा गांधी नहर का भी था और गंग नहर का भी इंजीनियर कौन था, कंवर सेन। आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है इनको। केसर ए हिंद यानी कि केसर यानी कि सम्राट, हिंद यानी कि हिंदुस्तान का सम्राट की उपाधि किसने धारण, किसको दी थी अंग्रेजों ने, इन्हीं गंगा सिंह को दी थी। इनकी ऊँटों की सेना जिसका नाम था गंग रिसाला, क्या नाम था, गंग रिसाला, इनकी एक ऊँटों की सेना भी थी। 1800 जब 99 में चीन के साथ अफीम का युद्ध होता है और 1900 में जब दक्षिण अफ्रीका में डसों के साथ बोहरा जो युद्ध होता है, इस युद्ध में भी किसने साथ दी, गंगा सिंह ने दिया। 26 अक्टूबर 1937 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम गंग नहर का निर्माण का कराया भाई, तो ध्यान रखना, प्रथम गंग नहर का निर्माण कराया वो कराया उन्होंने जोधपुर में, ठीक है, सॉरी बीकानेर में गंग नहर का निर्माण कराया, जो कि प्रथम पक्की नहर मानी जाती है। क्या, प्रथम पक्की नहर मानी जाती है, इसलिए इनको आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन, देखो ध्यान रखना, गोल का ध्यान रखना, कौन सा, ये इस प्रकार राउंड यानी कि 1930 में शुरू हुआ था। कब, गोलमेज सम्मेलन 1930, यानी कि ध्यान रखना, राउंड से राउंड ध्यान रखना, गोल टेबल होती है तो गोल याद रखना। 1930, 31 और 32 गोलमेज सम्मेलन होता है। इसी गोलमेज सम्मेलन भाग किसने लिया था, महाराजा गंगा सिंह ने। आधुनिक गंगा नहर का निर्माण भी कौन माना जाता है, यही माना जाता है। और 1922 से 1928 के मध्य BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन रहे, वही महाराजा गंगा सिंह, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस महाराजा गंगा सिंह से मदन मोहन मालवीय पैसे मांगने आते हैं और कहते हैं कि भाई महाराज यहाँ पर पैसे कम बढ़ रहे, तो कहते हैं, गंगा सिंह ने कहा भाई जितना धन से उतना लेके जाओ। तो इस प्रकार इस महाविद्यालय बनने के बाद सम्मान के रूप में जो मदन मोहन मालवीय, इनको यहाँ पर 1922 से 1928 के मध्य क्या बना देते हैं, यहाँ के कुलपति बना देते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद गंगा सिंह की मृत्यु, गंगा सिंह मृत्यु के बाद अगले शासक बनते वो बनते शार्दुल सिंह, जो गंगा सिंह के पुत्र थे, ठीक है। आज़ादी या एकीकरण के जो समय शासक थे वो कौन थे, शार्दुल सिंह थे। इन्हीं शार्दुल सिंह ने सर्वप्रथम जो साइन किए थे वो किस पर किए थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, यानी कि भारत के विलय पत्र पर जो सर्वप्रथम साइन किए थे वो किसने किए थे, शार्दुल सिंह ने किए थे। बीकानेर शासकों के अंतिम शासक माने जाते हैं वो भी शार्दुल सिंह माने जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं शार्दुल सिंह ने एकीकरण के समय शासक भी, ध्यान रखना, कौन था, शार्दुल सिंह। ये भी अपने लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बन जाता है। दूसरी ध्यान रखना, एक तो दयाल दास बीकानेर राठौड़े की ख्यात और बीकानेर राठौड़ वंश के संबंधी जानकारी देने वाले ग्रंथ है वो दयाल दास की खात, ठीक है। कौन सी, दयाल दास की खात, ठीक है।
इसी दयालदास खात में बीकानेर राठौड़ की समस्त जानकारी मिलती है, जो कि अपने लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, प्रश्न बन जाता है कि दयालदास की ख्यात किस शासनकाल से संबंधित है। ध्यान रखना, वो है बीकानेर के राठौड़ों से संबंधित। तो आज आपने जो अध्ययन किया मोटा मोटा रूप में बीकानेर राठौड़ों का अध्ययन कर दिया। कौन सा? बीकानेर राठौड़ों के अध्ययन कर दिया। और इसी बीकानेर राठौड़ों के बाद अपन जोधपुर और किशनगढ़ के भी करेंगे, क्योंकि मैंने जो ज़्यादा पीडीएफ पहले बनाई वो बीकानेर की बनाई, इसलिए आपके इसको अध्ययन करवा दिया। ठीक है, फिर अपन जोधपुर के बारे में करेंगे। व्युत्पत्ति कहाँ से, जैसे कि कोई कहता है कि राष्ट्रकूट जो शासक थे उनसे हुई। ठीक है, रेड सब बना और इसके बाद राठौड़ बना। कोई कहते हैं जशन गढ़वाल से, कोई ब्राह्मणों से बताते हैं, कोई विदेशी बना। इस प्रकार के जो कथन मिलते हैं वो अपन राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में, फिर इसके बाद जोधपुर के राठौड़ों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।